Good morning, students. Welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes. So, today we are going to start a new chapter, that is trial balance and errors. So, let us try to understand that what is trial balance, how it is prepared, and why there is a need to prepare balance, that is trial balance. In the previous classes, we came to know that first the transactions are to be recorded in journal or in the subsidiary books as per the size of the business, and then these transactions are to be transferred into ledger, which is also called posting. The transfer of journal entry into the ledger is called posting. And after that, there is a need to prepare this trial balance. There is a need to prepare this trial balance. After the preparation of this trial balance, we used to prepare the final accounts, and by the preparation of which this cycle which is called as accounting cycle, it gets completed. And what are the final accounts, what are the financial statements after trial balance? These are trading and profit and loss account and balance sheet. Trading, profit and loss account and balance sheet, these are having different objectives, and these are prepared at the end of the year. So now, to understand the meaning of trial balance, it is very important for we people to understand about journal and ledger. In the previous classes, I have told you journal as well as ledger in detail, and by watching such type of videos, you are and you will be able to understand what is journal and what is ledger, and what are the balances and how the ledgers are balanced and total, and how the balances are taken care. तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से रोल प्ले करता है और इसकी कैसी इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस के अंदर. तो देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या है. सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, it is a statement. Trial balance is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the books of accounts. Why it is prepared? Trial balance is a statement. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the books of the accounts. हम क्या करते हैं बच्चों, लेजर बनाने के बाद जब उसकी क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग कर देते हैं, तो वहां से सारे बैलेंसेस उठाकर हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर आते हैं, ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारे बिजनेस के अंदर अरिथमेटिकली एक्यूरेट बुक्स बनाई गई हैं या नहीं. इसका मतलब कि हमारे पास एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर हो गई जिसके अंदर सभी तरह के डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं. हमने लेजर से इन बैलेंसेस को ले लिया है, और लेजर से बैलेंसेस लेने के बाद या सब्सिडरी बुक से बैलेंसेस को लेने के बाद अब हम इस ट्रायल बैलेंस को बना रहे हैं, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट हर एक आइटम का हमारे पास बैलेंस आ गया है, और उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में डालकर इस बात को चेक करेंगे कि हमारी बुक्स ठीक बनी है या नहीं बनी है. आपको एक बात आगे बढ़ने से पहले फिर बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस किसी तरह का अकाउंट नहीं होता. ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको सिर्फ
एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, ये किसी तरह का अकाउंट नहीं होता। उसके बाद ना ही ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है और ना ही इसको बुक्स के अंदर दिखाया जाता है। ये ट्रायल बैलेंस सिंपली एक वर्किंग पेपर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ट्रायल बैलेंस एक सिंपल सा वर्किंग पेपर होता है जिसको सिर्फ हम एक्यूरेसी के लिए चेक करते हैं। और आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि ट्रायल बैलेंस को आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, बेशक हर महीने के बाद, क्वार्टर के बाद, 6 महीने के बाद या साल के बाद। जब भी आपको लगता है कि हमें लेजर बैलेंसेस चेक करने की जरूरत है, तब आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि अगर हमारी बुक्स में किसी प्रकार के कोई एरर्स हैं तो हम उस एरर को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उन एरर्स को रिमूव करते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस मुझे हेल्प करता है एरर्स को लोकेट करने में, फाइंड आउट करने में, और उसके बाद उनका रिमूवल कैसे हो सकता है वो सारी हेल्प भी मुझे ट्रायल बैलेंस ही करता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनेगा। एक प्रोफॉर्मा ट्रायल बैलेंस का मैंने आपके सामने बनाया है। आप ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहां पर फर्म का नेम आ जाएगा, जो भी फर्म का नेम है। उसके बाद यहां पर उस ट्रायल बैलेंस की डेट आ जाएगी जिस डेट को आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है। आप यहां पर लिखेंगे एज एट, जो भी डेट है उस डेट का यहां पर मेंशन होना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि उस डेट तक के सारे बैलेंसेस हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोसीड किया जाएगा। फर्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, या इसको हेड ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। जितने भी आपके पास अलग अलग अकाउंट हैं वो सब आप यहां पर एक लिस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप यहां पर लेजर फोलियो मेंशन करेंगे। लेजर फोलियो यहां आप मेंशन करेंगे, जो भी लेजर का नंबर, पेज नंबर होगा जहां से उस लेजर के बैलेंसेस को लिया गया है वो यहां मेंशन हो जाएगा। और उसके बाद इन दो कॉलम में अमाउंट आएगा या बैलेंस आएगा। और बैलेंस का मतलब एक कॉलम के अंदर आप डेबिट बैलेंस लेंगे और दूसरे कॉलम के अंदर आप क्रेडिट बैलेंस लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस आप यहां पर मेंशन करेंगे। तो देखिए लेट अस सपोज कुछ लेजर्स का हम एग्जांपल लेते हैं बैलेंसेस का। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास कैश अकाउंट का जिक्र आता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू द बिजनेस आई इंट्रोड्यूस द कैपिटल बाय द हेल्प ऑफ कैश और बाय द हेल्प ऑफ बैंक। तो सबसे पहले मैंने लेजर बैलेंसेस कौन कौन से लिए, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्योंकि ये दोनों ही मेरे एसेट हैं और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर मैं बैलेंस ले लेता हूं। मान लीजिए यहां पर कैश का मैंने बैलेंस लिया 70,000 और यहां पर बैंक का मैं बैलेंस लेता हूं मान लीजिए 5 लाख। ये आने के बाद अब क्योंकि जब कैश या बैंक से जैसे आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो सबसे पहले कैश और बैंक का बैलेंस आने के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कैपिटल का बैलेंस आएगा। मान लीजिए अब मैं कैपिटल की बात करता हूं तो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया है लेट अस सपोज 4 लाख रुपीज। लेट अस सपोज 4 लाख रुपीज। अब ये कैपिटल का बैलेंस है जिस डेट में मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं उस डेट के अंदर। उसके बाद मान लीजिए मैंने जो गुड्स परचेज की या गुड्स को सेल किया, मैं उसके बारे में बात करता हूं। आपने परचेज अकाउंट लिया, परचेज अकाउंट में मान लीजिए आपने यहां गुड्स ले ली है 2,70,000 की। उसके बाद आपने सेल्स के अंदर गुड्स ली सपोज 6,50,000 की। उसके बाद आप कुछ भी यहां ले रहे हैं, मान लीजिए आपने यहां फर्नीचर अकाउंट लिया
फर्नीचर आपने ले लिया 1,50,000 का सपोज। इस तरीके से आप यहाँ पर आइटम्स लेते जाएंगे और उनके बैलेंसेस को उनके रिस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाते जाएंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आपको ध्यान रखनी है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल रिटर्न का डेबिट होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस यहां पर आ सकता है, वो है ड्रॉइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक भी कर जाते हैं, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस और ड्रॉइंग्स, मैंने आपको पहले बताया है कि ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए जब हम कैश या काइंड को विड्रॉ कर लेते हैं परमानेंटली बिजनेस में से, उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग्स का रिवर्स बैलेंस होगा, यानी डेबिट बैलेंस होगा, और आप यहां पर ड्रॉइंग्स को मेंशन कर देंगे। यहां पर सारी आइटम लेने के बाद आप एंड में दोनों कॉलम का टोटल कर देंगे, और ये टोटल जो भी आप दोनों साइड का करेंगे, ये टोटल डेफिनेटली बराबर होना चाहिए। ये टोटल दोनों साइड्स का हमेशा ही बराबर होना चाहिए। अगर टोटल बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर है, तब यहां पर एरर की बात शुरू होती है। अगर मैं फिर बता रहा हूं, अगर दोनों साइड्स का टोटल बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर वहां पर जरूर है। उस एरर को ढूंढना, समझना और उसको ठीक करना, ये सारा प्रोसीजर आपको बाद में बताया जाएगा। तो आपने इस तरीके से एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, सभी एक्सपेंसेस, सभी लॉसेस का आपका डेबिट बैलेंस होता है, सभी इनकम, सभी गेन, सभी प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएं। ये बेसिक फंडामेंटल्स आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाने की बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आती है, और वो टर्म क्या है? वो है क्लोजिंग स्टॉक। वो टर्म क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहती है। यहाँ पर नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक उसमें इंक्लूड या शो नहीं किया जाता, क्योंकि अभी तक इसका बैलेंस नहीं किया गया जब तक ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट्स नोट करते हैं, उस वक्त हमें क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस पता लगता है नॉर्मली, और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है और एसेट का ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं, वो भी आपको आगे बताई जाएंगी। अब आपने एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जब आप जर्नल एंट्री पास करके लेजर में गए, लेजर में जाकर उनका दोनों साइड्स का टोटल किया, टोटल करने के बाद आपने बैलेंसिंग की, और उसका बैलेंसिंग करने के बाद आपने क्लोज कर दिया जब उसको, वो सारे बैलेंसेस आपने यहाँ ट्रायल बैलेंस में नोट कर दिए हैं। अब बात मेरे सामने ये आती है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो वहां पर किस तरीके की गलतियां हम कर सकते हैं, एरर्स किस तरीके की हो सकती हैं, और उन एरर्स को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो देखिए, जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स, बोथ साइड्स का टोटल डिफर करता है, जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स का टोटल अलग होगा, बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई एरर हो गया है।
तो अब ये एरर का मतलब क्या है, इसको कैसे ढूंढा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मेरा टोटल इक्वल नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रही दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट की, सबसे पहले मैं दोनों साइड्स को रीचेक करूंगा। यानी जो मैंने टोटल किया है दोनों साइड्स का, उसे मैं रीचेक करूंगा। हो सकता है टोटल करते हुए कुछ मिस्टेक हो गई हो। अगर वहां पर मुझे एरर फाइंड आउट नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, जो डिफरेंस का अमाउंट है उस डिफरेंस के अमाउंट को लेकर मैं अपनी जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में देखूंगा। मान लीजिए मेरा डिफरेंस आ रहा है 5200, 5200 मान लीजिए डिफरेंस का अमाउंट है 5200। तो आप क्या करेंगे, इस 5200 की सभी आइटम्स को चेक करेंगे कि ये डिफरेंस जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, क्या कोई ऐसी आइटम, क्या कोई ऐसा लेजर का बैलेंस जिसका बैलेंस भी 5200 हो और उसे ट्रायल बैलेंस में ले जाना ध्यान ना रहा हो। तो आप इस तरीके से इसको चेक करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 5200 का आधा 2600 को चेक करेंगे। 5200 का हाफ कर लेंगे 2600, तो उस हाफ किए हुए अमाउंट को भी आप चेक करेंगे। इस तरह की पॉसिबिलिटी भी होती है। मान लीजिए मैंने राम के अकाउंट को 2600 से डेबिट करना था और बाय मिस्टेक उसे क्रेडिट कर दिया, तो जब डेबिट में 2600 आना था वो रह गया और क्रेडिट में उसको लिख दिया, तो वहां पर मेरा डिफरेंस 5200 रुपीज का शो करेगा। उसके बाद कुछ इस तरह की भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो डिफरेंस आया है, अगर मान लीजिए वो डिफरेंस 9 से डिविजिबल है, अगर हम उसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो उसको ट्रांसपोजिशन की मिस्टेक भी कहा जा सकता है। मान लीजिए एक ऐसा डिफरेंस आता है जो 9 से डिविजिबल है, तो उस केस में क्या होगा, इस बात का डिफरेंस रहेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन है, यानी हमने उसको गलत लिख दिया है। यानी जैसे 97 को 79 लिख देना, इन दोनों का डिफरेंस 18 और 18 को 9 से डिवाइड करता हूं तो ये इक्वली डिविजिबल है, यहाँ पर कोई रिमाइंडर मेरे पास दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से मुझे एरर्स को समझना होगा, उनको डिटेक्ट करना होगा, और जो ये एरर आई है, ये एरर कितने टाइप्स की होती हैं और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप सब बंसल टैक्स एंड कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वहां पर जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितने वीडियो आते हैं, उन वीडियोस को अच्छे से देखें और उन सारे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें। न्यूमेरिकल करते समय कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉजिक के साथ आपको दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को चैट बॉक्स के अंदर मेंशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करते हैं। थैंक यू सो मच।